वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। कांग्रेस सांसद ने भी याचिका लगाई। मोदी बोले यह ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब इसमें खामियां हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, हर वक्त यही राग नहीं आ जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई। बिल पर 2 से 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद इसे अब राष्ट्रपति को भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन गया। राज्यसभा में गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु के डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद बड़ा सुधार बताया। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि ये कानूनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा वक्फ संपत्तियों को सालों से गड़बड़ी जो हो रही है उसे खास तौर से मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के लिए नुकसान हुआ है। ये कानून हर तरह से उनकी समस्या दूर करेगा। वक्फ बिल की वोटिंग राज्यसभा में हो चुकी है, जिसमें कुल वोट 223 है, जिसमें से पक्ष के 128 और विपक्ष के 95 वोट पड़े हैं। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। लोकसभा की कार्रवाई निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही 31 जनवरी से शुरू बजट सत्र का पहला और दूसरा सेशन समाप्त हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में वक्फ बिल समेत 16 विधेयक पास किए गए। सदन की प्रोडक्टिविटी 118% रही। वहीं बिरला ने वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी को नसीहत दी। इस पर विपक्ष सांसद ने बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया ने बिल के पास होते ही संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जेडीयू ने बिल का सपोर्ट किया। 7 मुस्लिम नेताओं ने विरोध में आ गए। जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन बिल पर समर्थन किया। इसके बाद बिल के समर्थन से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश के महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, अलीग भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसान राइन और मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल रहे। रिज्जू बोले कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव रहेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के दौरान बिल को जेपीसी के द्वारा पास भेजा गया। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन बिल में हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए गए हैं। खड़गे ने कहा मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको दोगे यह सामने नहीं आया है। व्यापारियों को दोगे मुझे पता नहीं है। अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाया जाएगा। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि अब इसे वापस ले, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए। मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या तो इस्तीफा दे दे। खड़गे बोले विपक्ष के सभी लोग बिल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें खामियां है। इसकी लाठी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, हर वक्त यही राग नहीं अलापा जाएगा। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान से रखने के लिए अपनी माइनॉरिटीज के हक को छीनने की इन्होंने कोशिश की है। नड्डा बोले उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगा। राज्यसभा में वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सदन इस बिल का समर्थन करेगा। 2013 में उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक ये नहीं है कि हम आपकी बात ना माने, वाद विवाद पर तर्क तो होता ही रहेगा। संजय राउत ने कहा मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की। शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिम की चिंता कब से होने लगी? आप लोग उसको चोर बोलते हैं, बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40,000 कश्मीरी पंडित की जमीन वापस नहीं मिली और चीन में हमारी जमीन कब्जा है। सरकार को उस जमीन की चिंता बिल्कुल नहीं है। आरजेडी सांसद बोले इस देश में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे की आदत बना दी गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल के खिलाफ कहा कि बहुमत आजादी की गारंटी नहीं देता। जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तराशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए। संजय बोले वक्फ संशोधन बिल पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए।
वक्फ संशोधन बिल क्या है, आइए जानते हैं। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई देश में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 में इसी कानून के बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई थी। वक्फ संशोधन बिल में नए पुराने बड़े अंतरों की बात की जाए तो पुराना बिल सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बिल बोर्ड प्रॉपर्टी का दावा करता है तो उससे उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल बिल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। पुराने बिल में उसे कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता था। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने की बात की जाए तो किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कार्यों के लिए वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती थी। नए बिल के हिसाब से जब किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ में दान दी तो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। पुराने बिल के खिलाफ की बात की जाए तो पुराने बिल में वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। वहीं नए वक्फ बोर्ड की बात की जाए जिसमें महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो विवाद की वजह गैर मुस्लिम सदस्य। प्रस्ताव में बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, ये विवाद की पहली वजह। वहीं विरोध की दूसरी वजह है मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रभाव बढ़ेगा। अगली बात की जाए तो महिला सदस्य। प्रस्ताव में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जो नए बिल में हुआ है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है। विरोध की वजह कुछ समूहों का मानना है इससे वक्फ की परंपरागत ढांचे बदल जाएंगे। वहीं वक्फ संपत्तियों पर सर्वे रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो प्रस्ताव वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। विरोध की वजह सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। विरोध की वजह विपक्ष का कहना है कि इसे न्याय प्रक्रिया में देरी आएगी। संपत्ति पर दावा। प्रस्ताव जब तक कोई संपत्ति दान में नहीं मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं करेगा। विरोध की वजह माना जा रहा है ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करना है। वक्फ संशोधन बिल रेलवे, सेना के बाद देश में सबसे बड़ी जमीनी संपत्ति है। रेलवे के पास 33, सेना के पास 17 और वक्फ के पास 9.4। कुल वक्फ संपत्ति की बात की जाए तो अचल यानी खेत और मकान की बात की जाए तो 8.73 लाख। वहीं वाहन और जेवर चल संपत्ति की बात की जाए तो 16.7 हजार। ये संपत्तियां हैं जिनका कुल पैसा यानी रेवेन्यू 200 करोड़ का है। वक्फ संपत्ति के पेंडिंग केस की बात की जाए तो WAMSI पोर्टल में 54,000 पेंडिंग केस है। स्टेट वक्फ बोर्ड में 12,070 केस अभी शामिल हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में 18,000, सुप्रीम कोर्ट के पास 165। क्या है वक्फ? वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब वाकुफा शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है रुकना, ठहरना। इस्लाम में दान देने का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो समाज के देने के बाद दान में दी गई हो वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान दी गई संपत्ति में चल अचल संपत्ति, रुपए, जेवर, घर, जमीन, जायदाद सब कुछ हो सकता है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय करता है कि उसकी संपत्ति किसके काम आएगी। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालय के रखरखाव के लिए होती है। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? सेंट्रल वक्फ काउंसिल, किरण रिजिजू चेयरमैन, SP सिंह तेवतिया सेक्रेटरी, 8 अन्य सदस्य हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में चेयरमैन CEO यानी कि IS अधिकारी भी है। अन्य सदस्य में एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम बुद्धिजीवी इसमें शामिल हैं। वक्फ इतिहास की बात की जाए तो बताते हैं कि 570 ईस्वी पूर्व
पैगंबर मोहम्मद के समय में खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था। इस बाग के होने से आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ संपत्ति के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद अपनी किताब में भारत में वक्फ कानून के प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था शुरू हो चुकी थी। सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी के ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 करोड़ वक्फ के जरिए दान दे दिया था, 2 करोड़ गांवों को। इसके साथ ब्रिटिश राज में लंदन की प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले को पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 कानून बनाया गया। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से अलग कानून बनाया गया। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। वक्फ संशोधन बिल टाइमलाइन की बात की जाए तो 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध में हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का बनाना फैसला शुरू हुआ। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। अगस्त 2024 जनवरी 2025 की बात की जाए तो कमेटी ने 34 बैठकें की। कई बैठकों का दौरा चालू रहा। कई इस्लामिक विद्वान और कानून के जानकारों ने चर्चा की। 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। 655 पेज की रिपोर्ट सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि संसद के बिल के मौजूदा सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी की गई। 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पास हो गया। 3 पास हुआ लोकसभा में, वहीं 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। वक्फ बिल से जुड़ी खबरों की बात की जाए तो लोकसभा में ओवैसी ने बिल की कॉपी ही फाड़ डाली। इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है, उनके अनुसार ये बात कही गई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 में 12 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ है। 288 सांसदों के पक्ष में 232 ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। चर्चा के दौरान एआईएमआई के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को पूरी तरह से जलील करना है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये बिल लाना सही है या गलत है। संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग वक्फ बिल का समर्थन करने पर नमाजी की पिटाई। मुनव्वर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट, यूपी में हाई अलर्ट। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया। इसका विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया है। उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 200 रुपए जुर्माना समन रद्द करने की मांग खारिज। सवारकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में खारिज कर दी है। उन्होंने वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ के सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी। हाईकोर्ट में उन्हें अल्टरनेट रेमेडी, वैकल्पिक उपाय अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा। यूनुस से बोले मोदी, बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराएं। संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की हिदायत। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की है। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने को कहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देख पाएंगे। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की हालत पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने लाया है। यूनुस ने भरोसा दिया है कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन में ये मुलाकात की। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद पीएम मोदी पहली बार यूनुस से मिले हैं। यूनुस ने कहा, भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड। यूनुस के
पद संभालने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव स्थिति बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है और उसकी समुद्र पर पहुंच नहीं है। समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश इस क्षेत्र का मुख्य दरवाजा है। इस बयान को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके शब्दों में जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, यह हम जानते हैं कि सहयोग एक व्यापक चीज है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ अपने फायदे की बात करें, बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दें। गुरुवार को बिम्स्टेक डिनर के साथ दिखे दोनों नेता। इससे पहले कल रात बिम्स्टेक डिनर में दोनों नेता एक साथ दिखाई देते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दोनों के बीच मुलाकात होने का दावा किया है। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों की 6वीं समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री तोग्यान सिनवात्रा से मुलाकात हुई। इससे पहले उन्होंने म्यांमार के मिलिट्री लीडर जनरल मी यांग से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने म्यांमार में भूकंप की वजह से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही कहा कि भारत म्यांमार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने वाट फो मंदिर के दर्शन किए। बिम्स्टेक के बाद पीएम मोदी थाईलैंड में ऐतिहासिक मंदिर फो मंदिर गए। ये पीएम बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात करते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं। वाट फो मंदिर बैंकॉक में स्थित है और अपने विशाल लेटे हुए बुद्ध यानी रिक्लाइंग बुद्धा की प्रतिमा के लिए फेमस है। वाट फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसमें 1000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं, 90 से अधिक स्तूप शामिल हैं। योगी ने शाह को भेजा संदेशा, झोला लेकर मठ जाने को तैयार बैठा हूं। गृह मंत्री बोले, बाबा जैसा कोई नहीं मिलेगा तीसरा टर्म। वक्फ बिल संशोधन पर लोकसभा में बहस चल ही रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने स्वभाव के मुताबिक व्यंग बाण चला दिए। बोलते बोलते वहां तक पहुंच गए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है, जिसके बाद पीएम मोदी के नागपुर संघ मुख्यालय जाने को लेकर वार कर दिया गया। यूपी सीएम योगी की तरफ से इशारा करते हुए शाह से कहा कि उन पर भी कुछ बोल दीजिए। शाह ने बीच में हस्तक्षेप किया और जिस पर हंसी के साथ अखिलेश यादव ने सवाल किया। उसी अंदाज में हंसते हुए शाह ने जवाब दिया, 12 करोड़ से राय मशवरे के बाद भाजपा ने अध्यक्ष तय होता है, इसलिए देरी हो रही है। विपक्षी पार्टियों की तरह 5 लोगों में से अध्यक्ष परिवारवाद की तरह नहीं बन जाता। साथ में आशीर्वाद भी दे दिया। थोड़ी देर बाद आगे जोड़ा, जितनी चिंता आप कर रहे हैं वही रिपीट होंगे। पूरा वाकया बुधवार का है। अखिलेश ने तंज कस दिया। योगी का झोला उठाने वाला फंडा काम कर गया। इस दौरान सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी में एक इंटरव्यू में बताया कि दिल्ली लखनऊ में मतभेद और पीएम बनने संबंधी सवाल पर साफ कह दिया, वो पार्टी की मर्जी के हिसाब से सीएम है। पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया है। क्या दिल्ली के आशीर्वाद के बिना सीएम बने रह सकते हैं? योगी ने आगे जोड़ा कि वो मठ लौटने को भी तैयार है। सीएम योगी जब ये जवाब दे रहे थे तो उनकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और योगी के खिलाफ बयानबाजी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुर्जर के साथ मंच शेयर करना और हिसाब से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश उनके मन मस्तिष्क में उमड़ रही थी। शाह का संदेश यूपी में बाबा जैसा कोई नहीं कहते हैं, राजनीति संकेतों और संदेशों पर चलती है। सीएम योगी की बुलडोजर बाबा के रूप में मिली पहचान दूसरे टर्म के लिए चुने जाने के बाद वो काफी मजबूत होने की वजह से लोकसभा चुनाव में यूपी में झटका लगना और पीएम पद की दौड़ में नाम शामिल होने से चर्चा चल पड़ी। लखनऊ की दिल्ली पूरी तरह से ताकत बढ़ाए जा रही है। दरअसल अमित शाह के बारे में माना जाता है कि वो पीएम मोदी के सबसे नज़दीक हैं, लिहाजा उनके बाद उन्हीं का नंबर लग सकता है। जबकि योगी के बारे में माना जाता है कि रायसीना हिल्स के लिए वही सबसे योग्य हैं। भगवाधारी और सख्त प्रशासन होने के नाते आरएसएस का आशीर्वाद होने के बावजूद लिहाजा शाह और योगी में खींचातान की खबरें आती ही रहती हैं। वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद मायावती ने साफ कर दिया अपना रुख, बताया किसके साथ बीएसपी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वक्फ बिल संशोधन 2025 की लोकसभा और राज्यसभा में पास होने की प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने यह बताया कि पार्टी इस विधेयक पर क्या स्टैंड लेने वाली है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा, संसद में वक्फ बिल संशोधन पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है, केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ समय दे देती तो उनके संदेह को दूर किया जा सकता और इस बिल को बेहतर तरीके से लाया जा सकता, उन्होंने कहा। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दी लाकर उचित नहीं किया। अब इस बिल के पास हो जाने से सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है, फिर मुस्लिम पार्टी समाज पर पूरा
साथ देने के लिए भी बिल नहीं सहमत है। यूपी स्कूल न्यूज की बात की जाए तो स्कूल की छुट्टी अब दोपहर से पहले। जानिए क्या है नया टाइम टेबल। उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत गर्मी से पहले दस्तक दिए जा चुकी है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। राजस्व विभाग के मुताबिक सचिव पी गुरु प्रसाद ने जारी किया है कि प्राथमिक विद्यालय 7:30 से 12:30 तक चलेंगे। उनका कहना है कि बच्चों को गर्मी के समय लौटने में असुविधा होती है। मॉर्निंग सत्र ही चलेंगे। श्रमिकों को भी राहत मिली। 12 से 3 बजे तक के कार्य से छुट्टी। इस साल अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा नया शैक्षिक सत्र। पेयजल आपूर्ति पर भी विशेष फोकस। सार्वजनिक स्थानों पर पेयऊ और छाया की व्यवस्था। वक्फ बोर्ड पर चला बाबा का बुलडोजर। बिल पास होते ही दिखने लगा असर। यूपी के सीएम अपने तत्काल निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करने के बाद अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब प्रदेश में अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त कर लेगा। इसके तहत जिलाधिकारी को इन संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए शासन में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2,963 वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 और सिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में से बहुत सी सरकारी जमीनों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है, जैसे खलिहान, तालाब, पोखर। अधिकारों का कहना है कि किसी भी दान की गई संपत्ति को वक्फ नहीं माना जा सकता, जबकि सरकारी भूमि वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड के जमीन पर होगी तुरंत एक्शन प्लानिंग। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इसमें अधिकांश ग्राम समाज की भूमि शामिल है। इन संपत्तियों को चिन्हित करके जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर जैसे जिलों में अधिक वक्फ संपत्तियां पाई गई हैं। इन जिलों के जिलाधिकारियों वक्फ संपत्तियों का संपादन करेंगे और सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद नए बिल के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते रहे हैं। 2025 की लंबी चर्चा के बाद 97 के मुकाबले 125 मतों को मंजूरी मिली है। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों के अलावा इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। यूपी पीसीएल बिजली पेमेंट की बात की जाए तो यूपी वालों के लिए खुशखबरी। अब बिजली बिल भरने के लेकर बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में बिल उपभोक्ता के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल भुगतान के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब से आपको बिल भरते समय डिस्कॉम वितरण चुनने की जरूरत नहीं। ये नया सिस्टम उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगा जो अक्सर गलत डिस्कॉम चुनने के कारण भुगतान में असफल हो जाते हैं। यूपी पीसीएल ने अपने मोबाइल ऐप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर प्रक्रिया को आसान किया है। पहले उपभोक्ताओं को अपनी लोकल डिस्कॉम जैसे पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल को चुनना पड़ता, जिसमें गलती हो जाती थी। अब सिर्फ यूपी पीसीएल जिला चुनकर काउंटर नंबर डालने से बिल जमा हो जाएगा। आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कहीं भी बिल जमा कर सकेंगे। सीएम योगी के इस शहर को बर्बाद करने पर तुले हैं ट्रंप। एक एक पैसे के लिए तरसेंगे लोग। खुलासे के बाद पीएम मोदी भी रह गए दंग। यूपी का मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से पीतल उत्पाद बनकर देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। इसके साथ ही पीतल नगरी में 2400 ऐसे निर्यातक हैं जो हस्तशिल्प उत्पादन से जुड़े हैं। इन सभी निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है और ये सभी निर्यातक काफी चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एल्युमिनियम, स्टील और लोहे पर 26% टैरिफ लगाए जाने के बाद निर्यातक को बड़ा नुकसान सता रहा है। शिल्प निर्यातकों को परेशानी बढ़ी है। मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यातकों की परेशानी बढ़ने की वजह भी बन गई है। टैरिफ लगाए जाने से अब निर्यातकों को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। इसको लेकर साथ ही मुरादाबाद के जिले में करीब 2400 निर्यातक हस्तशिल्प उत्पादों से जुड़े हैं। जिले में हर साल 8000 से 9000 करोड़ रुपए का हस्तशिल्प उत्पाद अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, टर्की समेत अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5500
करोड़ रुपए निर्यात अकेले अमेरिका करता है। भारत पर 26% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल से भारत के समस्त अन्य देशों के उत्पादों में 26% टैरिफ लगा दिए हैं। निर्यातकों के अनुसार ट्रंप द्वारा एल्युमिनियम, स्टील, लोहे पर 26% टैरिफ लगाए जाने से हस्तशिल्प निर्यातकों को 1400 करोड़ रुपए का अधिक नुकसान हो रहा है। मुरादाबाद हस्तशिल्प निर्यात संघ के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टैरिफ लगाए जाने से अमेरिका कम ऑर्डर मिलने की संभावना है। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अब ऑर्डर नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने लॉन्च की 6500 करोड़ की आवासीय योजना। आज से बुक कराइए अपनी जमीन, पंजीकरण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विकास प्राधिकरण के अनंत नगर आवासीय योजना मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। इस योजना के तहत 6500 करोड़ रुपए हैं, जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोहान रोड स्थित इस योजना के भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ हो चुका है। 8 सेक्टर में बटी योजना पर ग्रिड पैटर्न हुआ विकसित। अनंत नगर नाम से लॉन्च हुए एलडीए की मोहान रोड योजना में कुल 8 सेक्टर होंगे। इनके नाम भी तय हो गए हैं। इसमें आकाश खंड, आदित्य खंड, आलोक खंड, आदर्श खंड, आशीष खंड, अमोद खंड, आलेख खंड और आभास खंड होंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ के पंचकुला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना कालियाखेड़ा, प्यारेपुरा गांव और 785 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर, बारात घर, वेटिंग जोन का प्रावधान किया जाएगा। योजना में 5 श्रेणी के आवासीय भूखंड नियोजित किए जाएंगे, जिसमें 112.50 वर्ग मीटर, 165.1 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर, 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूखंड शामिल हैं। ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखंड नियोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 102 एकड़ में विशाल क्षेत्र में एजुकेशन सिटी भी विकसित की जाएगी। जमीन की कीमत 41,150 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। पंजीकरण ऑनलाइन एलडीए पोर्टल LDA.in पर होगा। पंजीकरण शुल्क 1100 रुपये तय किया गया है। पंजीकरण 1 माह तक चलेगा। अभी तक 344 प्लॉटों का पंजीकरण खोला जा चुका है। आज चांदी और सोने के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। एक्सपर्ट का दावा 40% तक सस्ता हो सकता है सोना। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी की पहुंच से सोना, पीली धातु अब दूर होती जा रही है। MCX पर आज सोना औंधे मुंह गिरा है। खबर के मुताबिक बता दें कि 0.45% लुढ़ाकर 89,655 रुपये प्रति 10 ग्राम चांदी 2.43% टूटी। ये 92,106 रुपये तक का कारोबार कर चुकी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले महीने में गोल्ड के दाम में 40% गिरावट आ सकती है, जिससे फिर से मिडिल क्लास तक सोना पहुंच जाएगा। बीते 1 साल में ही सोने की कीमत 35 से 40% का उछाल आया था। अमेरिकी विशेषज्ञ फर्म मॉनिटरिंग स्टार का दावा है कि सोने की कीमत अब से ऊंचे स्तर पर और जाती रही है, जिसमें निवेशकों को फायदा हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन अगले कुछ महीने में सोने की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है। गिरावट 38% से ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ज्वेलरी खरीदने वालों को इसका बड़ा फायदा होगा, लेकिन निवेशकों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। 55,000 प्रति 10 ग्राम आ सकता है दाम। भारतीय बाजारों में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत लगभग 91,000 प्रति 10 ग्राम है, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये $3,100 प्रति औंस का कारोबार कर रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% तक संभावना गिरावट की है। ये अनुमान सही साबित होगा तो एक्सपर्ट के अनुसार भारत में सोने की कीमत 55,000 प्रति 10 ग्राम आ सकती है। हाल ही में सोने की कीमत में उछाल आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की चिंता, भू राजनीतिक तनाव के कारण ऐसा हुआ है। निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में चुना है, खास करके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल के दौरान हुए व्यापार में युद्ध के बीच ऐसा हुआ है। अब कई ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी कीमत को नीचे ला सकते हैं। यूपी में बुजुर्गों को दी जाएगी पेंशन और मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धजनों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 लाख पात्र बुजुर्ग और वृद्धा पेंशन वालों को निर्णय दिया है कि ऐसा होने वाला है। ये निर्णय बुजुर्गों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ये निर्णय वृद्धजनों और सामाजिक सुरक्षा को और भी मजबूती देने के लिए ऐसा हो रहा है। गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता की बात की जाए
तो 1000 महीना पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से आयु के अधिक और उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के वार्षिक आय 46,080 रुपये तथा शहरी में 56,460 तक ही होनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि मुफ्त इलाज भी मिलेगा। सरकार ये काम बड़ी ही तेजी से कर रही है।